नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार से स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज करते हैं एनटीपीसी के लिए भारत का इतिहास। इसमें आज हम लोग कंप्लीट प्राचीन भारत का इतिहास को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो कितना है ये? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष हैं ये सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी, जिसको स्टेटाइट भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर दैट इज बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो था सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज लोथल में हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो ग्रीक या यूनान के लोगों ने इसे सिंडन के नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो हड़प्पा जो था वो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो यह कहाँ से पता चलता है? तो यह आपका धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति से जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये बैल है, यानी कि बैल की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है किस पे? तो संस्कृति पे आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पास क्या थी? तो विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है तो क्या है? तो ये पुरातात्विक खुदाई जो है वो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ये जो हैं ये सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं। भारत में
चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से? तो ये हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य के समय से मूर्ति पूजा माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा भी आपका गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभक्त है। अब हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 दैट इज 1000 ईसा पूर्व के समय को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति कहा जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक संस्कृति कहा जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का जो ज्ञान था वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन लोगों को श्रमण बोला जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो शुल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में? तो ये ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? यानी भारत के राज्य चित्र में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। जैसे दर्शन है एक तरफ और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक है। जैसे सांख्य के दर्शक जो हैं ये कपिल मुनि हैं। न्याय के दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये गौतम हैं। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक जो हैं ये चारवाक हैं। और योग दर्शन के प्रवर्तक जो हैं ये पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा इसके प्रवर्तक जो हैं वो जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा इसके प्रवर्तक बदरायन हैं। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो हैं ये कनाद हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो ये श्रीमद् भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का
प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन जो है ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उन्हें होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं, तो कितने हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं, तो 10,580 मतलब 10,580 कुल ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं, तो 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं, तो अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है। त्रयी नाम है, तो त्रयी जो नाम है ये 3 वेदों का है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी जो हैं ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है ये आपका ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सद्गमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया।
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 भू राजस्व की दर है धर्मशास्त्रों में। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसे ब्राह्मण युग कहते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो कौन है ये? तो सिंधु नदी जो है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये केकई के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये क्या है? तो सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी या उदित हुई। गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क दैट इज स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं ये पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये दर्शन पर आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ जो था ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार यानी कि लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है वो प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, तो मत्स्य पुराण जो है ये प्राचीनतम पुराण है।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो काल या कुटुंब जो थी वो वैदिक समाज की मूलभूत आधारभूत इकाई थी। ऋग्वेद या ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ जो थी वो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो जो गोत्र व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल से प्रचलन में आई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से मनुस्मृति का संबंध है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये निर्जाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो है ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है यानी किया गया था? तो गायों के लिए ये किया गया था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है ये गद्य रूप में भी रचित है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था तो लुम्बिनी था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो जातक यानी जातक जो है ये बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो नालंदा विहार जो है वो सबसे प्राचीन विहार है।
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति यानी सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का अंग है। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के मध्य संवाद के बीच रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अब हम देखते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। जैसे हाथी जो है ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल ये जन्म का प्रतीक है। सांड ये जो है यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है ये ज्ञान का प्रतीक है। शेर जो है ये समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह जो है ये निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम जो था वो गौतम बुद्ध का गुरु था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवत्ती हुई? तो पहला बूढ़ा, दूसरा रोगी, तीसरा लाश और चौथा सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो विक्रमशिला जो था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बोध गया स्थित है। तो बोध गया बिहार में है।
जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है ये बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उसके बाद से सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो नागार्जुन। क्या नाम है? तो नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची जो है वो विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद को प्रचार करने के लिए किया गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलिय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक के अभिलेख से मिलती है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला जो थी वो महावीर की माता थी। महावीर का मूल नाम था, तो वर्धमान जो था वो महावीर का मूल नाम था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार
जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर यानी 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे? तो सार्वभौमिक सत्य से सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है जैन दर्शन के अनुसार। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का सिद्धांत है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम। आगम जो है ये जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का सिद्धांत एवं दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये बाहुबली के लिए की जाती है। कौन सी? तो महामस्तकाभिषेक। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में जैन साहित्य का संकलन हुआ है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। ये केवल वासुदेव से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो हिंद यूनानी का योगदान भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवतों ने की। किसने? तो सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अब हम लोग देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो उन्हें भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था तो अवंतिका जो था
उज्जैन का प्राचीन नाम था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने की थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ? तो ये बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था। किस प्रकार का मृदभान यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन यानी कि NBPW। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीव्रज या राजगिरी जो थी वो मगध की प्रथम राजधानी थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो था वो सिकंदर महान के समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो कौन था ये? मगध जो था वो ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था ये डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु ने मगध के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण अजातशत्रु का पुत्र ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है ये 16 महाजनपदों का उल्लेख
करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया विश्व का पहला गणतंत्र। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? ये अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहदत्त जो थे वो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी व्यक्ति है गृहपति का अर्थ। अब हम देखते हैं जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो 512 ईसा पूर्व में, मतलब 512 ईस्वी में हुई थी, वल्भी में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो देवर्धि क्षमा शर्मन थे। कौन थे? तो देवर्धि क्षमा शर्मन थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, आजाद शत्रु के शासनकाल में हुई थी। स्थान राजगृह था और इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, काला अशोक के शासनकाल में। स्थान का वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वो सर्वकामिनी थे। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो 251 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी और ये पाटलिपुत्र में और मोगलीपुत्र तिस के शासन मतलब अध्यक्षता में हुई थी। किसके? तो मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति ये प्रथम सदी ईस्वी में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन में हुई थी और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख महाजनपद। जैसे महाजनपद, फिर उसकी राजधानी और उसकी कुछ विशेषताएं। से पहला था मगध। मगध ये इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह या राजगीर थी। राजगृह को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्तमान पटना गया में था। नेक्स्ट है अंग महाजनपद। ये इसकी राजधानी जो थी वो चंपा आधुनिक भागलपुर थी। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला के क्षेत्र में ये वर्तमान में पड़ती है। नेक्स्ट है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी या बनारस थी। ये शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था और ये उत्तर प्रदेश प्रेजेंट डे में पड़ता है। फोर्थ है वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला थी। विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र का जन्मदाता यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। अभी वर्तमान टाइम में ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार के क्षेत्रों में पड़ता है। नेक्स्ट है कोसल। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र दिल्ली, मेरठ उत्तर प्रदेश और हरियाणा अभी वर्तमान क्षेत्र में। नेक्स्ट है चेदी। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। ये बुंदेलखंड और इसके आसपास का भाग यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में आता था। मल्ल ये कुशीनगर एवं पावा इसकी राजधानी थी। देवरिया
गोरखपुर का क्षेत्र यानी प्रेजेंट डे भी ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अस्मक, इसकी राजधानी पौधन्य या पोतन थी। गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था अस्मक। नेक्स्ट है वत्स, ये इसकी राजधानी कौशाम्बी यानी कोसम थी। ये प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश का प्रेजेंट टाइम में था। उसके बाद है नेक्स्ट पांचाल, इसकी राजधानी अहिचछत्र एवं काम्पिल्य थी। ये रुहेलखंड के आसपास यानी कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसका विस्तृत था। नेक्स्ट है मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर यानी जयपुर थी। राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी एवं माहिष्मती थी। ये मालवा के आसपास का क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती थी। ये आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। ये मथुरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर थी। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत कंबोज आता था। अब हम लोग देखते हैं मौर्यकाल, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को, सबसे पहला पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी वो पर्ण थी। क्या थी? तो पर्ण थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। तो मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवान पियादसी भी था। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो बौद्ध धर्म को अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अंगीकार कर लिया था, यानी कि अपना लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मदद की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो कारुवाकी थी। कौन थी। तो कारुवाकी जो थी वह सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था। तो तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर
प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डालता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का बना था। बराबर जो कि गया जिला में है कि गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो ये आजीवकों के आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया गया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाब्रू स्तंभ है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, तो किसका? ये चंद्रगुप्त का समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्यों ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मौर्यों ने मगध पर शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्यों ने, यानी कि मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन था ये? तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृत है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया प्रथम भारतीय साम्राज्य। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र जो था वो राज्य का 7वां अंग था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र नगर के अवशेष जो हैं वो कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, तो ये पाटलिपुत्र का था। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने की थी। किसने की थी? तो अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनामप्य की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को
पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेप था। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाब्रू स्तंभ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अंतिम मौर्य सम्राट था वो बृहदत्त था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कालसी में। स्तूप मतलब सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। प्राचीन काल का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में है, यानी शिलालेख 13 में है। प्राचीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन? तो मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 यानी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? तो मेगास्थनीज की युक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने जो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, यानी अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा था। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उसमें खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो ये अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल, जो कि है आपका 185 ईसा पूर्व से 319
ईस्वी तक। इसमें ईसा पूर्व नहीं होगा, ये ईस्वी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था। कौन था? तो वसुदेव था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्र दमन द्वारा जारी किया गया। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ये महाराष्ट्र में शुरू किया। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कड़फिसस द्वितीय ने जारी की थी। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ये वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ये ग्रीकों के द्वारा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। कौन था? तो ये बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का रोम के साथ सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ हुआ। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो मौर्यों के अधीन काम किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो वो कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? ये भारत ग्रीक यानी यूनानी शैली का मिश्रण है। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो ये कुषाण वंश के शासकों ने सीजर की उपाधि ग्रहण की। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो कौन था? वो सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो किनके द्वारा? तो कुषाणों के द्वारा उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 57 ईसा पूर्व 57 BC से प्रारंभ हुआ। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो ये प्राकृत थी।
जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं तो गांधार शैली कहते हैं। कनिष्क की राजधानी थी तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? ये पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था तो गांधार कला जो था वो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहनों ने आरंभ की। किसने? तो सातवाहनों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने आरंभ कराया। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था तो ये भारत में स्थित था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल जो था वो कलिंग का महान शासक था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी है। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो जो अश्वघोष है ये कनिष्क का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई तो कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो ये अमरावती में अवस्थित थी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ये मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्व रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ये विधि के क्षेत्र में था। अब हम लोग देखते हैं संगम काल। संगम युग में उरायूर किसके लिए या किस लिए विख्यात था? ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? तो उरायूर। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है तो तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है।
धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ये तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो सेन गुटवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तो तोलकाप्पियम। ये संगम युगीन व्याकरण है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो स्कंद या कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए कौन, को एवं मनन प्रयुक्त होते थे। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो ये केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेन गुट्टुवन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये करिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था? तो उरायूर था। कौन था? तो उरायूर जो था वो चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तोलकाप्पियम की रचना किसने की? तो तोलकाप्पियर ने की थी। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मंडरम कहा जाता था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मंडरम कहा जाता था। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरै जो थी वो पांड्यों की राजधानी थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? तो ये विद्वानों से संबंधित है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो ये पांड्य नरेश ने भेजा था। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलई को कहा जाता है। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो ये करिकाल ने की थी। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता का सदस्य है? तो ये स्कंद या कार्तिकेय का सदृश है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो ये स्कंद या कार्तिकेय के सदृश हैं तमिल देवता मुरुगन। अब हम लोग देखते हैं संगमों का आयोजन, यानी कि 3 प्रमुख संगम हुए थे। प्रथम संगम ये मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्षता अगतियार यानी अगस्त ऋषि ने किया था। द्वितीय संगम ये कपाटुपुरम या अल्वय में हुआ था। इसके भी अध्यक्षता
अगतियार यानी अगस्त ऋषि ने किया था। और तृतीय संगम मदुरै में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने किया था। अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल, जो कि 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच में था। सबसे पहला पॉइंट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त किसके सामंत थे? ये कुषाणों के सामंत गुप्त थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये आर्यभट्ट था। कौन था? तो आर्यभट्ट था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी तो संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त शासक से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था। तो गुप्त काल जो था वो भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये वाकाटक वंश का शासक था। प्रवरसेन गुप्ता जिसने सेतुबंध की रचना की। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। फाहियान और वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। यानी चंद्रगुप्त के राज्यों को फाहियान ने देखा और हर्षवर्धन के राज्यों को वेनसांग ने देखा। धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो गुफा नंबर 16, 17 और 19 यानी कि 16, 17
और 19 गुफा संख्या का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था? तो अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उपलब्ध है। किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो ये भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। कौन? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश जो था हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो बाघ यानी धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से
500 ईस्वी के बीच में शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कुमार संभवम है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। मिहिर कुल का संबंध था तो ये हुनों से था। मिहिर कुल का संबंध हुनों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिप्ति पतन से या बंदरगाह से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे तो रूपक कहलाते थे। ये रूपक जो थे ये चांदी के सिक्के होते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। पुनर्वर्धन भुक्ति यानी कि प्रांत अवस्थित थी तो उत्तर बंगाल में पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये रामगुप्त था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की कृति जो कालिदास की हैं विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो ये गुप्त युग को है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये विष्णु थे। मेहरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ये चतुर्थ सदी या चौथी सदी में हुआ। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो ये गुप्त युग है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी तो उपज का 6वां भाग यानी कि 1/6। अब हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल जो कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पहला पॉइंट है पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो ये पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये हर्षवर्धन जो था ये पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसके पराजित किया था? यानी कि पुलकेशिन को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। किस व्यक्ति को अशोक द्वितीय कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को अशोक द्वितीय कहा जाता है। वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन जो थे ये वानभट्ट के राज दरबारी कवि थे। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ये 14 सालों तक भारत में रहा। कुंभ मेला को
प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज जो था वो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था हर्ष के शासनकाल में। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो वानभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा लिखी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था, यानी कि प्रेजेंट डे इलाहाबाद। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हरियाणा में था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि वानभट्ट निवासी था? तो ये थानेश्वर का निवासी था। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन नागानंद का रचनाकार था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शकी नाटकों के नाटककार कौन है? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों का रचना किया था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है तो सियुकी की रचना। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को ह्वेनसांग ने शिलादित्य कहा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक जो था वो हर्ष का समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये वानभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 + 78 यानी कि 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो कलहन की पुस्तक में निहित है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज में स्थानांतरित की सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने
बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग में किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है? तो रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु नाम से चीनी लेखक जो हैं वो भारत का उल्लेख करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो मुसलमान थे। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो कन्नौज जो था वो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था? तो केरल में जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत का विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो पंचतंत्र का। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो सिक्कों या धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। हितोपदेश के लेखक हैं? तो नारायण पंडित जो हैं वो हितोपदेश के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से संबंधित है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो चार्ल्स विल्किंसन जो था वो सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो शिकार था। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है तो कौन? तो भास है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये तर्कशास्त्र के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो विश्व प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये मिलिंद जो है वो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों को सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ये रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस
ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात है? तो अरिकमेडू। ताम्राश्म या ताम्र पाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मालती माधव के लेखक थे? तो भवभूति जो थे वो मालती माधव के लेखक थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त जो था वो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये संगमरमर से बना है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो ये शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? तो ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। किस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।